Please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. अब्बाजान मरहूम कहा करते थे कि नेकी के साथ साथ बदी की कुव्वतों को भी अपने काबू में रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे काम लिया जा सके। मैं तो इस बात की कायल हो गई हूँ कि इंसान की ईवल साइड भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अम्मी जान, गलत रास्तों पर इंसान ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। अब देखे ना, बाबा जान ने वाजिद की बीवी को वापस करके कितना अच्छा काम किया ना। काम तो हमने बिलाशुबा अच्छा किया है, लेकिन वाजिद जैसे गलत आदमी ने इसका गलत मतलब निकाल लिया होगा। बाबा जान, अच्छे काम इतने बेअसर नहीं हुआ करते, कभी ना कभी अपने आप को मनवा ही लेते हैं। तुम वाजिद को नहीं जानते दानियाल, हो ना हो उसने इस बात को भी हमारी कमजोरी ही समझ लिया होगा। वो जो भी समझे, हमने साबित कर दिया है कि जो काम वो कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इज्जतदार लोग हैं, किसी की बहू बेटी पर हाथ उठाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। बाबा जान, अगर उसमें जरा सी भी अकल हुई ना तो वो इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करेगा। अब अगर उसने इस तरह की हरकत की तो मेरा जवाब जरा मुख्तलिफ होगा। बाबा जान, मैं और मुनीबा कल गयास अंकल की तरफ जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि गयास अंकल राफिया को हमारे साथ भेजने पर रजामंद हो जाएंगे। हाँ जाओ, नेकी और पूछ जरूर जाओ, मगर कुछ इतना ज्यादा मिन्नत समाजत करने की जरूरत नहीं है। हमने उसका इतना ख्याल रखा है, उसको भी इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारे साथ मुनीबा ना होती, तुम्हारी बात को टालना मेरे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन अब तुमने मुझे बड़ी अजीब उलझन में डाल दिया है। चाचा जान, इसमें ऐसी कौन सी उलझन की बात है? राफिया मेरी भाभी ही नहीं, मेरी बहन भी है। आखिर मेरा भी तो कुछ हक बनता है। देखो दानियाल, आज से सिर्फ 1 साल पहले जब राफिया की शादी हुई थी, मैंने दूर बहुत फासले से उस हवेली को रोशनियों में सजा हुआ देखा था। मेरा जी चाहता था कि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत करूं, लेकिन मैं बेबस था, मजबूर था। ये सोचकर आंसू पोंछ लिए थे कि मेरा बड़ा भाई वहां मौजूद है। अगर मैं वहां ना भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी सोच गलत थी। मेरे भाई ने मेरी बेटी को बाप बनकर रुखसत नहीं किया, हाँ, ससुर बनकर अपने घर में ले गया था। चाचा जान, आप राफिया से पूछ लें, बाबा जान ने इसे हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा है। गलत बात न करो दानियाल। अगर भाईजान ने मेरी बेटी को बहू भी समझा होता तो आज तौसीफ उसे घर से निकालने की जुर्रत न करता। चाचा जान, तौसीफ के इस रवैये को घर में किसी ने भी अच्छा नहीं कहा। हमें उसकी गलती का एहसास है, मगर राफिया को भी अपने गुस्से पर काबू नहीं है, जिसकी वजह से बात आगे बढ़ जाती है। मैं सब जानता हूं दानियाल, गलती दोनों में से किसी की भी नहीं, गलती मेरी अपनी है। चाचा जान, हम जानते हैं कि आप बहुत दुखी हैं। आपने 10 साल यहाँ जंगल में तन्हा गुजार दिए हैं, लेकिन सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं गुजारी जा सकती ना। हाँ बहू, राफिया बेटी से जब से मिला
मेरा अपना जी भी यहां से भर गया है। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ मिलजुल कर रहूं, लेकिन जरा सोचो, मेरे भाई ने मेरी बेटी को उस घर में रहने नहीं दिया, मुझे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन बाबा जान ने हमें राफिया को यहाँ लेने के लिए भेजा है। नहीं बाबू, जब तक मैं तौसीफ से बात नहीं कर लेता, राफिया वहां नहीं जाएगी। चाचा जान, तौसीफ को हम खुद यहाँ लेकर आएंगे, लेकिन पहले आपको हमारी बात माननी होगी। आज तक कभी भी मैंने भाईजान से अपनी कोई बात नहीं मनवाई। तुम्हें नहीं मालूम कि उन्हीं की बात मानकर मैंने ये रुसवाइयों का तौक अपने गले में डाल दिया था? हाँ, अब अगर उसका बेटा भी मुझसे अपनी बात मनवाना चाहता है तो फिर उसे कह दो कि उस हवेली की मालिक राफिया है, तौसीफ भी नहीं और फैज अहमद खान भी नहीं। वो उसका अपना घर है, जिस वक्त वो वहां जाना चाहे जा सकती है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। देखो आलिया, बहुत हो चुका, अब ये आग का खेल खत्म कर दो। गजब खुदा का, तुम दोनों ने तो इंतहा कर दी है। अब ये मुमकिन नहीं रहा सुरैया। शायद अली खान ने मेरी किसी बात से कभी इनकार नहीं किया था। मैं भला उसके दुश्मनों को कैसे माफ कर सकती हूं? देखो, तुम गलती पर हो, पछताओगी। क्या गलत है और क्या सही, इसके बारे में मुद्दत हुई सोचना छोड़ दिया। आलिया, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी सोच बदल डालो। तुम्हारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अच्छी और बुरी बात में तमीज करने लगे हैं। तुम्हारे कारनामे अब उन तक भी पहुंचने लगे हैं। मैं तो तुम्हारी सफाइयां पेश करते करते तंग आ गई हूं। उन्हें कौन बताता है ये सारी बातें? तुम किस गलतफहमी में हो आलिया? गांव से लोग आते जाते रहते हैं, ऐसी बातें कहां तक छुपाई जा सकती हैं? मेरी मानो तो तुम खुद आकर उन्हें सारी बात समझा दो। देखो आलिया, मेरी बातों का आप वो यकीन नहीं करते। लगता है तुम भी तंग आ गई हो बच्चों से। गलत मत समझो आलिया, 4 साल से मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पाल रही हूं। कभी शिकायत हुई है तुम्हें? ये तो उनकी बेहतरी के लिए मैं तुम्हें मशवरा दे रही हूं। और तुम्हारे भाईजान भी यही कहते हैं कि जितनी देर तक वो तुमसे दूर रहेंगे, उनकी परवरिश मुतासर होती रहेगी। ठीक है सुरैया, मैं समझ गई। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं उनका इंतजाम कर लूंगी। अरे बेटा, तुम यहां मेहमान हो, ये काम तो मुझे करने चाहिए। यहां काम काज करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाता बेटा। और एक बात है। क्या? तुम्हारे हाथ का खाना खाते हुए न जाने क्यों मुझे तुम्हारी माँ की याद आ रही है। बिल्कुल यूं लगता है जैसे उसके हाथ का बना हुआ खाना हो। राफिया बेटा, तुम रो रही हो, क्या बात है बेटा? नहीं नहीं नहीं, शायद मुझे तुम्हारी माँ का जिक्र नहीं करना चाहिए था। नहीं बाबा जान, उन्हीं की बातें तो मैं सुनना चाहती हूँ। तो फिर क्या बात है? अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे सच सच बता देंगे? देखो राफिया बेटा, मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जो मुझे याद तो है, लेकिन वो मेरी जबान पर कभी भी नहीं आ सकेगा। बाबा जान, अगर आज भी आपने मुझे वो सच नहीं बताया तो फिर मैं भी आप ही की बेटी हूं। 10 साल आप मुझसे दूर रहे, बाकी की जिंदगी मैं आपको नजर नहीं आऊंगी।
बेटी, तुम्हारे मिलने से जो खुशी मिली है उसे कुछ देर तो बाकी रहने दिया होता तुमने। नहीं बाबा जान, इतने सालों से जो दुख मैंने झेले हैं, आज मैं उनकी वजह जानना चाहती हूँ। अगर अब भी आप उस बात को राज में रखना चाहते हैं तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं जान गई हूं कि आपको अपनी जिद मुझसे ज्यादा प्यारी है। आप मुझे कभी नहीं बताएंगे कि वो कत्ल आपने क्यों किया। राफिया बेटा, मेरी बात सुनो। मुझे वो बात तुमसे ज्यादा अजीज नहीं है, वो सच जिसके साथ मैं हर रोज उलझता रहता हूं, जिसे भुलाने की कोशिश करते करते मैं अपने आप को भूल गया हूं। अगर वही बात सुनना चाहती हो तो सुनो। जिस रोज हमारी हवेली में शाहिद अली खान का कत्ल हुआ था, उस दिन उसने 1.5 करोड़ के एवज अमन कोट हमारे नाम मुंतकिल करना था। भाईजान ने बताया था उससे 1 दिन पहले शाहिद अली खान से उनकी बात हुई थी, जिसमें सब मामला तय कर लिए गए थे। इस इलाके में सबसे बड़ा नाम उसका है जिसकी जागीर में अमन कोट जैसा गांव शामिल है। ये वो हीरा है जो अनमोल है। अरे भाई, तुम्हें भी तो इसकी मुंह मांगी कीमत अदा की जा रही है। इस इलाके में और कौन है जो इतनी बड़ी रकम अदा कर सकता है? बुरा न मनाइएगा खान साहब, ये बात तो आप उस वक्त करते जब आप पूरी रकम मुझे यकमुश्त दे देते। 50 लाख ये पड़े, 50 लाख कल मिल जाएंगे, बाकी की रकम आने वाले 6 महीनों में अदा हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? यकीन जानिए, इस तरह का सौदा मैं सिर्फ आप ही के साथ कर रहा हूं, वरना अमन कोट की कीमत मैंने किसी दूसरी पार्टी से यूं किस्तों में वसूल नहीं करनी थी। तुम तो हथेली पे सरसों जमाने वाली बात कर रहे हो शाहिद अली खान। इतनी बड़ी रकम और ऐसे वक्त में जबकि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं इस खूबसूरत वादी का वो हिस्सा आपको दे रहा हूं जिसके बारे में अब्बाजान ने कहा था, ये मेरे घर का रोशन चिराग है। चिराग तुम्हारे घर जले या मेरे घर, एक ही बात है। फर्क तब पड़ता जब कोई बाहर का आदमी इसे खरीदता। दूर की सही, हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी भी तो है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं कल शाम जरूरी कागजात लेकर आ जाऊंगा, बस आप रकम का बंदोबस्त कर दीजिएगा। रकम का बंदोबस्त हो जाएगा, ये लो। थैंक यू। अगले रोज जब शाहिद अली खान हमारी हवेली में आया, तो किसी बात पर तनाज़ा हो गया, जिसके नतीजे में वो कत्ल हो गया। पापा, आपने उसे क्यों? नहीं बेटा, वो कत्ल मैंने नहीं किया था। पापा, वो कत्ल आपने नहीं किया था? तो फिर शाहिद अली खान को किसने कत्ल किया? ये मैं नहीं बता सकता। नहीं बाबा, आपको बताना होगा। बाबा, आपको बताना होगा। जो बात मैं नहीं बता सकता, वो मुझसे मत पूछो। अगर ये सच है तो फिर 10 साल आपने किस जुर्म की पादाश में इस जंगल में गुजार दिए बाबा? कभी कभी
गुनाह करता गुनाहों की सजा भी तो मिलती है। बाबा, ये गुनाह किसने किया था जिसकी सजा आप भुगत रहे हैं? बाबा, बाबा आज आपको बताना होगा। बाबा, नहीं राफिया, अगर ये बात बताने की होती तो कब की मेरी जबान पर आ चुकी होती। ये बात ही कुछ ऐसी कि मैं बताना चाहूं भी तो नहीं बता सकता। गाड़ी को बंद करो। क्या है ट्रक में? शीन खान की लकड़ी है जी। आप लोगों से पहले बात हो चुकी है। कैसी बात? ये शीन खान कौन है? लगता है कोई नए आए हो। शीन खान के नाम से हर चेक पोस्ट का अमला वाकिफ है। सब कुछ पहले तय हो चुका है। वो नया नहीं है उस्ताद जी, इसका मतलब कुछ और है। कौन है ये? नीचे उतारो इसको, देखता हूं मैं इसके साथ। कमाल है यार, तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जिस तरह मैं जानते ही नहीं। बड़ी अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। चलो नीचे उतरो। देखो भाई, ये शिरोज खान का माल है। ऊपर बात हो चुकी है। ऊपर से ही तो हुक्म आया तुम्हें पकड़ने का। ट्रक को एक साइड पे करो और तुम आओ मेरे साथ। हेलो। अरे तुम यहाँ कैसे? भाईजान तो नीचे कुक के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मैंने सोचा आप ही को ढूंढ निकालो। ढूंढने तो हम तुम्हें यहाँ आए ताकि तुम्हें कान से पकड़कर वापस ले जाए। और आप यहाँ आकर इस मंजर में खो गई। वैसे इस वक्त कोई आपके साथ नेकी करना चाहे ना तो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। देखो तो सही, यूं लगता है जैसे इस पेंटिंग में किसी ने एक एक रंग बहुत सोच समझकर भर दिया है। बर्फ गिरती है बिखरे हुए छोटे छोटे गालों की शक्ल में और फिर मिलकर इन पहाड़ों को ऐसे ढांप लेती है जैसे किसी ने सफेद चादर उड़ा दी है। ब्यूटीफुल। यही बात सुनने के लिए तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया था। ये मंजर जितना मुझे खूबसूरत लगता है तो फिर क्या तुम्हें भी इतना अच्छा लगता है? नहीं बात। अगर तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों है? इसलिए कि मैं अधूरा हूं और अधूरे लोग जिंदगी भर महरूम रहते हैं। उन्हें कोई मंजर अच्छा नहीं लगता। अगर तुम चाहो तो ये मंजर तुम्हें भी अच्छा लग सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग एक तरह के नहीं होते बाप। बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है मगर उसमें से उनका अपना कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये बात नहीं है। जिंदगी ने उन्हें जो कुछ भी दिया होता है उसे उन्होंने कबूल कर लिया होता है। बात समझौते की नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की है। अगर तुम राफिया को दिल से कबूल कर लो तो ये मंजर तो क्या, तुम्हें हर मंजर इतना ही खूबसूरत लगेगा। मेरी भी यही ख्वाहिश है। जब मैं आपको और भाईजान को देखता हूँ ना तो मेरा भी यही दिल करता है कि मैं एक भरपूर और मुकम्मल जिंदगी गुजारूं। लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं। राफिया और मेरे दरमियान ऐसी दीवारें खड़ी हो चुकी हैं जो इन पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद है। जब तक तुम अपने जहन के अंदर खड़ी दीवारों को गिरा नहीं दोगे तुम अपनी मंजिल से दूर रहोगे। आखिर तुम इस बात को अपने जहन से क्यों नहीं निकाल देते कि वो तुम्हारे लिए तोहमत है? किसी दूसरे इंसान को कमतर समझने वाली सोच खुद कितनी पस्त होती है। अगर तुम राफिया पर एतमाद करोगे, उसे अपने काबिल समझोगे तो लोग आखिर कब तक इल्जाम तराशी करेंगे? तुम दोनों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर लोग कायल हो जाएंगे
कि उनकी सोच गलत है। मैं जानता हूँ ऐसा हो सकता है, मगर क्या? भाभी जान, राफिया के दिल में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो हर बात में मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करती रहती है। नहीं, वो तुमसे ज्यादा सफर कर रही है। अगर तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे ना, तो बाकी का सारा फासला वो खुद तय कर लेगी। तुम ये कदम उठा कर तो देखो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो अपनी जिद पर कायम रही, तो कच्चे धागे का ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनो, उन तमाम लोगों को दिहाड़ी देकर फारग कर दो और जहां जहां काम हो रहा है फौरन बंद कर दो। जी, बहुत बेहतर है जी। मगर मेरे ख्याल में सर, जल्दी बोलो क्या बात है? सर मेरे ख्याल में अगर हम काम अचानक बंद करवा दें तो मजदूर घबरा जाएंगे, समझेंगे पुलिस आ रही है। इसलिए सर जैसे भी हो आज रात तक काम जारी रहने दें। नहीं, कल रात पूरे 10 लाख रुपए का माल पकड़ा गया और अब मैं किसी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहता। सर रात वाले काम की तो सारी प्लानिंग ही शुरू से गलत थी। प्लानिंग कोई गलत नहीं थी साकिब, ये सब पहले से तयशुदा था। ऊपर से लेकर नीचे तक सबके मुंह में हड्डी डाल दी थी मैंने। फिर तो इनसे पूछना चाहिए कि माल क्यों पकड़ा गया। इस बात का पता मैंने लगा लिया है साकिब। फैज अहमद खान ने पिछले कई दिनों से मेरे खिलाफ एक खुफिया मुहिम चला रखी है और तो और उसने सेक्रेटरी को भी कह दिया कि वो इलाके में होने वाली पिटाई के बारे में अखबार में शाया करवाएगा। ये लोग तो हमें कहीं भी काम करने नहीं दे रहे। हाँ जी, अब इनका बंदोबस्त करना बहुत जरूरी हो गया है। उनका तो मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो जाएंगे। सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं होगी उनके पास। चलो शाहजहां, तुम्हें कैसे जाने तुम? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं है। अब तो मैं आती जाती रहूंगी बाबा, ड्यूटी का मसला है, वरना मेरा तो खुद यहाँ से जाने को दिल नहीं चाहता। अच्छा, लेकिन एक बात है, तुम अस्पताल में नहीं रहोगी, तुम्हें हवेली जाना होगा। बाबा मैं हवेली नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? वो हवेली सिर्फ उनकी नहीं है, तुम्हारी भी है। अगर तुम उनसे नाराज हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपना घर छोड़ दो। लेकिन बाबा मैं इतने सारे लोगों में बेगानों की तरह कैसे रह सकती हूँ? अगर जिंदा रहने के लिए एक छत और दीवारों की जरूरत है तो वो हवेली की हो या अस्पताल की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरा दुख समझता हूं। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां न लौटा सका तो तुमसे उन्हें छीनने वालों को भी खुश नहीं रहने दूंगा। नहीं बाबा नहीं, आप मेरी फिक्र मत करें, आप ना सोचें। आखिर आप कब तक नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतते रहेंगे? चुपुरसी असरो सामान मन उम्रेस चूका कुल सिया बख्तम परेशान रोजगारम खाना पर तोशम। नहीं बाबा, वैसा नहीं होगा। मैं लोगों को बताऊंगी कि मेरे बाबा बेकसूर हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसी बात न करना। आखिर क्यों? इसलिए कि तुम आधा सच जानती हो और आधा सच बड़ा मुहलिक होता है। उससे तो बेहतर है कि इंसान कुछ भी न जानता हो। तो बाबा आप मुझे पूरा सच बता देना। नहीं बेटा, शायद ऐसा मैं कभी ना कर सकूं। ऐसा करना हम सबकी जिंदगियों में जहर घोल देगा। बाबा ये जहर तो कब का हमारी जिंदगियों में घुल चुका है। मुझे पता न था कि इंसान की जिंदगी में पास फैसले इतने अहम होते हैं कि
उनकी परछाइयां उसकी अपनी जिंदगी से बढ़कर आगे आने वाली नस्लों पर छा जाती हैं। मैं तो दरबदर था ही, तुम भी हो गई हो। नहीं बाबा नहीं, आप ऐसा मत सोचें। बाबा मुझे तो आपकी बेटी होने पर फख्र है, फख्र है बाबा। बड़ी ज्यादती की उन्होंने। पता नहीं नगीना भाभी बेचारी पर क्या गुजरी होगी। दुश्मनी के खेल में गेंद एक कोर्ट में कभी नहीं रहती शेरोज साहब। आज उन्होंने बारी ले ली, कल हमारी बारी है। बड़ा हौसला है आपका। रखना पड़ता है। वो बाजी आई थी, चली गई है क्या? जी हाँ, वो तो बड़े दिन पहले जाना चाह रही थी, मैंने रोक लिया था। काफी अरसे बाद आई थी ना। आप लें। थैंक यू। आपने बात की थी बाजी से? कौन सी? वो मैंने आपसे प्रपोजल वाली बात की थी। नहीं शेरोज साहब, मैं दरअसल इतनी उलझनों में घिरी हुई थी कि उनसे बात करने या कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल सका। तो कब सोचेंगी आप? अभी आपको इंतजार करना होगा। नहीं आलिया बेगम, मैं आज आपसे वाज़ेह जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा। पूछ सकती हूँ कि आपको इतनी जल्दी क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर फैज का मुकाबला करें और उससे छुटकारा हासिल करें। लेकिन आपने ये ताउन वाली बात शादी से क्यों मशरूत कर रखी है? मैं मुसलसल उनके हाथों नुकसान उठा रहा हूं और इसीलिए मैं कोई वाज़ेह जवाब चाहता हूं आपसे। तो आप अपने नुकसानात की वजह से घबरा गए हैं। सुना है आपके कुछ लकड़ी के ट्रक वगैरह भी पकड़े गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरे पास बकायदा परमिट मौजूद है कटाई का। शरोज साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर चुकी हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बात को मैं आपकी तरफ से इनकार समझूं? जी शेरोज साहब, आप बिल्कुल सही समझे। काश ये बात आपने मुझे पहले बता दी होती। मुझे आपसे इस रूई की तो नहीं थी आलिया बेगम। मुझे तो हर वक्त आपकी फिक्र लगी रहती है। ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े और नित नई दुश्मनियां मुझे परेशान कर देती हैं। ये सब एकदम तो खत्म नहीं हो सकता ना। मैं सब झगड़े समेट रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। देखो, तुम्हारे कहने पर मैं अब तक खामोश हूं, वरना तौसीफ ने जो हरकत की है मैं उसे कब का दफन कर चुका होता। देखा देखा, यही तो बातें हैं आपकी। कुछ पता नहीं चलता किस वक्त क्या कर बैठे। कम से कम अपना या मेरा नहीं तो इस आने वाली रूह का ही ख्याल करें। क्या? नगीना, नगीना, ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? नगीना, ये सच है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको फुर्सत हो तो तब ना। देखो, अब तुम बिल्कुल परेशान ना रहा करो, खुश रहा करो। लेकिन मेरा खुश होना तो आपके ठीक होने पर मुनस्सर है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अब मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे, हैं? आओ मेरी। सर, आपने कटाई का काम बंद करवा के बहुत अच्छा किया है। क्यों? बात असेंबली तक पहुंच गई है। दरख्तों की कटाई खत्म करवाने के लिए नया तरीकेकार वज़ा किया जा रहा है। वो तरीकाकार बदलेंगे तो हम कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे। हमेशा से यही होता चला आ रहा है। ये लोग शहरों में तो तड़ातड़ माल बना रहे हैं,
और हमें 2 वक्त की रोटी से भी महरूम करना चाहते हैं। सर, अपने मुल्क वालों को तो छोड़ें, जरा उन गैर मुल्कियों को देखिए जो सैटेलाइट के जरिए कटाई की तस्वीरें बना रहे हैं और उस पर वावेला मचा रहे हैं। अरे इन बड़े मुल्कों को तो हम पर अपनी तरक्की का रौब डालने का बहाना चाहिए, इसलिए तुम्हारी हर बात पर तनकीद करते हैं। लेकिन सर, उनका दावा है कि बड़े बड़े सैलाब कटाई की वजह से आ रहे हैं। सैलाब कटाई की वजह से? जी हाँ सर, अखबार लिखता है दरख्तों की अदम मौजूदगी में तेज बारिश सीधी जमीन पर गिरकर उसे काट देती है और पानी जमीन में जज्ब होने की बजाय सैलाबी की सूरत इख्तियार कर लेता है। और सर, इससे आगे ये भी कि ये सैलाब अपने साथ लाई हुई मिट्टी को रास्ते में आने वाले डैम्स की तह में बिठा देते हैं, जिससे बिजली की पैदावार पर असर पड़ता है। लो भाई, तुम दोनों ने तो मिलकर मुझे मुकम्मल तौर पर तुम्हारी दुश्मन साबित कर दिया है। सर, सिर्फ आप ही को नहीं, अपने आप को भी। नहीं, तुमने अच्छा किया मुझे ये सब कुछ बता दिया। अब इन शहरी सरमादारों का मुकाबला हम सब ने मिलकर करना होगा। तुम यूं करो साकिब। जी सर। फैज अहमद खान से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। मगर सर, मेरे ख्याल में इतनी जल्दी की भी कोई खास जरूरत नहीं सर। नहीं, इस बात पर मैं काफी दिनों से गौर कर रहा हूं। ये बात अब और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। मैंने 100 मर्तबा कहा है कि बात छोटी हो या बड़ी मुझे बता दिया करो, ताकि इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए मैं उसका कोई हल निकाल लिया करूं। मगर तुम लोगों ने तो कसम खा रखी है इस घर की हर बात मुझसे छुपाने की। न जाने इसमें क्या मसले हैं। बाबा जान, बाज बातें ऐसी होती हैं कि आप उनको सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं। गजब खुदा का, तुम लोगों ने इस घर में एक हंगामा बपा कर रखा है और उस पर तवक्को मुझसे ये की जा रही है कि मैं गुस्से में भी ना हूं। ये राफिया और तौसीफ जो कुछ कर रहे हैं उस पर खामोश रहा जा सकता है? मुनीबा और दानियाल कल तौसीफ को लेने गए थे, कह रहा था 1-2 रोज में आ जाएगा। नहीं आता है तो ना आए, मैं कह चुका हूं। इस घर में रहने के लिए मैं किसी की खुशामद नहीं करूंगा। अब देखो ना, बाप बेटी मिले, मैंने कोई बुरा मनाया? मैं तो खुश हुआ। अगर दुख तो इस बात का है कि बेटी घर पर रहकर भी बाप से मिल सकती थी। अगर ऐसा नहीं किया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ महाज बना लिया है। 10 साल बाद इतनी बड़ी खुशी मिली है उन्हें, इसमें आखिर बुरा मनाने की क्या बात है? मेरी बात का गलत मतलब मत निकाला करो। मैं इतना तंग नजर ही हूं कि बाप बेटी के मिलने पर खुश ना हूं, मगर जो कुछ मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकती सफिया बेगम। अगर ये आग भड़क उठी तो इस हवेली के साथ साथ पूरे गांव को जलाकर राख कर देगी। अब्बाजान मरहूम कहा करते थे, जब बुरे दिन आते हैं तो मुसीबतें बंद दरवाजों से भी अंदर आ जाया करती हैं। सॉन्ग बाबा। वालेकुम सलाम। कहो, क्या बात है? बाबा जान, अभी अभी ऑफिस में शाहरुख का फोन आया था, मिलना चाहता है आपसे। मिलना चाहता है मुझसे? बहुत खूब। आखिर कभी न कभी तो उसने इस घर के दरवाजे पर दस्तक देनी ही थी। मेरे दुश्मनों से मिलकर वो जो मकसद हासिल नहीं कर सका, वो अब दोस्त बनकर हासिल करना चाहता है। अब्बाजान मरहूम कहा करते थे, ऐसे शख्स को इतना भगाओ कि वो आखिरकार थक हार कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे। आप अगर उसकी शिकायत ना करते ना तो उसने सारे जंगलों का सफाया कर देना था। ना जाने कैसे लोग जिस जगह रहती हैं उस जगह से भी मोहब्बत नहीं करते। ये वो लोग हैं बहू कि गलत रास्तों पर तो आंखें बंद करके चलते हैं, और अगर इन्हें सीधा रास्ता नजर आ जाए तो उलझन में पड़ जाते हैं।
इन्हें कानों से पकड़कर सीधे रास्ते पर लाना पड़ता है। वालेकुम सलाम। साहब जी, अभी कुछ देर पहले आपके आने की इत्तला हुई है। ठीक है। मुझे आपके आने का एग्जैक्ट टाइम पता नहीं था, वरना मैं यहाँ मौजूद होता। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? मैं यहाँ कोई पहली बार तो नहीं आया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर बाबा जान मेहमान नवाजी के तकाजों का पूरा पूरा ख्याल रखना जरूरी समझते हैं। हाँ, उनसे तो मैं पूरा पूरा मुतफिक हूँ। वैसे वो आप ही का इंतजार करेंगे। आइए तशरीफ लाइए। गाड़ी यहीं खड़ी है, आए आप मेरे साथ। बाबा जान, आइए आइए शहरोज साहेब। मैं बड़े दिनों से आपके साथ मिलने के बारे में सोच रहा था, मगर मुसरफियात कुछ ज्यादा थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो फकीरों का डेरा है, जो आए आए कि हम दिल कुशादा रखते हैं। तशरीफ रखिए। आइए जी। वो एक नहायत ही जरूरी काम था आपसे। क्यों नहीं, मैं भी ये सोच रहा था, आखिर इतनी बड़ी रकम आपने हमें दे रखी है, उसका भी तो कोई फैसला करना है ना। इसके अलावा कुछ और भी मामलात हैं जिन पर बात कर ली जाए तो बेहतर होगा। चश्मे मां रोशन दिले मां शाद। मैंने सुना है कि आप अमन कोर्ट बेचने के लिए शहर की किसी पार्टी से बात कर रहे हैं। ठीक सुना है आपने, शहर की कुछ पार्टियों से बातचीत तो हो रही है। वैसे असूली तौर पर जब तक मेरे 50 लाख आपके पास मौजूद हैं तो आपको किसी दूसरी पार्टी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो डील तो आपने कैंसिल कर दी थी और साथ में अपनी रकम की वापसी का मुतालबा भी किया था। रकम अगर आपने वापस कर दी होती तो मैं आपको ज़हमत देने का भी ना था। यहां मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। अब्बा जान मरहूम कहा करते थे, वो लोग बहुत कमजर्फ होते हैं जो कारोबारी ताल्लुकात खत्म होते ही खानदानी ताल्लुकात भी खत्म कर देते हैं। आपकी यही बातें तो नहीं भूलती हमें। अगर तुम्हारे वालिद मलक जहादात खान जिंदा होते ना बरखुदा, तो जो कुछ तुमने किया है वो तुम्हें कभी ना करने देते। कारोबारी मामलात में इतनी ऊंच नीच तो हो ही जाती है। चलो अब तुम आ गए हो तो ये सब कुछ दरगुजर भी किया जा सकता। अब आपने यहाँ आने की जहमत की है तो ये भी बता दें कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। दानियाल साहब, मैं अमन कोर्ट को एक खूबसूरत टाउनशिप में बदलने का इरादा रखता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे इलाके की जमीन बाहर का कोई आदमी खरीदे। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं, मगर इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो तलाश करना पड़ेगा ना। सीधी सी बात है, आप बाकी के 1.5 करोड़ है के अमन कोर्ट मेरे नाम ट्रांसफर कर दें। ये बात तो हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, मगर उस वक्त आपने ये शर्त लगा दी थी कि इंतकाल के कागजात पर आलिया बेगम के दस्तखत होना भी जरूरी है। हाँ, वो बात मैंने कही जरूर थी, मगर अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आप अगर मेरी 2 शराइत पूरी कर सकते तो आपसे बात बन सकती है। जो बात मानने की हुई वो मैं जरूर मानूंगा। पहली बात तो यह कि ट्रांसफर के कागजात पर आपको गियास अहमद खान के दस्तखत लेने होंगे। ये तो हमारे घर की बात है। और दूसरा यह कि अमन कोर्ट आपने बस्ती के मकीनों से खाली कराकर मुझे देना होगा। ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो फिर ठीक है, इन दोनों बातों के पूरे होते ही रकम आपको मिल जाएगी। चश्मे मां रोशन दिले मां शाद। अब्बाजान मरहूम कहा करते थे कि अच्छी तिजारत वो सिक्का है जो इस्तेमाल के बाद भी अपनी ही जेब में रहता है। बहुत। अरे तौसीफ तो ये रहा।
देखो तुम कॉटेज जाओ और गरम गरम कॉफी हमारे लिए बनाओ, हम आते हैं अभी। वो तो सब शुक्र है खुदा का, ये तो हमें चौकीदार ने बता दिया कि आज आप कहाँ को पैमाई कर रहे, वरना हमने तो कूब फिरते फिरते अकड़ जाना था। खुदा खैर करे, आज आपका मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। आज हम तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आए हैं। अच्छा, तो फिर पहली खुशखबरी कौन सुनाएगा? कोई भी नहीं। अच्छा, तो फिर यूं करते हैं कि इन बर्फपोश पहाड़ों की दिलफरेबी के बारे में कोई बात कर लेते हैं। हरगिज नहीं, वो इसलिए कि तुम नहायत वादा खिलाफ साबित हुए। तुमने 2 दिन पहले वादा किया था कि तुम राफिया को घर वापस ले आओगे, और तुम यहाँ स्नोमैन बने फिर रहे। भाभी, आखिर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे सोचने के लिए थोड़ी सी मोहलत तो दे आओ। ये कदम तुम न जाने कब उठाओगे। उधर शहरोज बाबाजान से मिलने आया था। रियली? क्या कह रहा था वो? यही कि वो बाकी की रकम देकर अमरकोट खरीदना चाहता है। लुक्स लाइक अ न्यू गेम प्लान। नहीं, इस मर्तबा उसने सारी बातें अप फ्रंट की हैं। बस अब उसे गांव खाली करवा कर देना है, और इस सिलसिले में बाबाजान को तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, वैसे भी मैंने भाभी जान से जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए मुझे गांव वापस तो जाना ही था। झूठे कहीं के, जा रहे हो अपने काम से, और एहसान मुझ पर। चले, अगर आप एहसान नहीं मानती तो फिर नहीं जाते। कैसे नहीं जाओगे तुम? बाबा जान का हुक्म है कि आज तुम्हें जंजीरों में जकड़ कर उनके हजूर पेश कर दिया जाए। चलो आगे। तो ठीक है, काम तो छोड़े मेरा। आज कोई बहाना वाना नहीं चलेगा, चलो आगे। चलो। अच्छा, आज बाकायदा प्लानिंग करके आए हो आप। चलो। आओ बहू आओ। वालेकुम सलाम। मुझे तो तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। बहरहाल अच्छा हुआ तुम आ गई। अगर उस दिन मेरे साथ आ जाती तो ज्यादा बेहतर होता। वो उस दिन बाबा जान ने मुझसे मिलने के लिए आना था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सुनकर खुशी हुई कि गयास तुमसे मिलने गया था, मगर सच पूछो तो दुख भी हुआ। इसमें ऐसी कौन सी बात है ताया जान? ऐसी बात क्यों नहीं है बेटी? मैंने उसे तुमसे मिलने के लिए मना तो नहीं किया था। वो तुमसे मिलने यहां भी आ सकता था, बल्कि मैं कई बार खुद उसके पास गया कि वो तुमसे यहां आकर मिले। उसने मेरी नहीं मानी। अब अगर उसने ये कदम उठा ही लिया है तो इसका मतलब यही हुआ कि दुश्मन मैं हूं जो बाप बेटी के बीच दीवार बना रहा। मुझ पर उस घर में जो गुजरी है ताया जान, इसके बाद भी अगर वो मुझसे मिलने ना आते ना, तो फिर वो मुझसे मिलना भी चाहते तो मैं कभी उनसे ना मिलती। उस घर में तुम पर जो गुजरी है बहू, उसका मुझे अफसोस जरूर है, मगर उसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो। अब्बाजान मरहूम कहा करते थे, खुद करदा रा इलाज नेस्त। बहरहाल अब तुम आ गई हो तो मैं वो सब कुछ भुला दूंगा। तायाजान, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछने के लिए आई हूं। क्या पूछना चाहती हो तुम? बाबा जान ने मुझे बताया है कि शाहिद अली खान का कत्ल उन्होंने नहीं किया था। तुम्हें इन बातों से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए लड़की। नहीं तायाजान, नहीं। इस बात का मेरे बाबा जान से ज्यादा मेरी जिंदगी पर असर पड़ा है। यही वो बात है जिसका तारा देकर तौसीफ ने पहली दफा मुझे इस घर से निकाला था। तायाजान, आज आपको बताना होगा कि शाहिद अली खान का असल कातिल कौन है। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ था तो खून में लथपथ शाहिद अली खान की लाश पड़ी थी और करीब ही तुम्हारा बाप खड़ा था। और कौन था उस कमरे में? ये तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। हाँ। तो मैं भी उसका भाई हूं बहू।
मुझसे तवक्को न करना कि ये राज मैं तुम्हें बता दूंगा। ये राज अब ज्यादा देर तक राज नहीं रहेगा तायाजान। मेरे बाबा ने जिस नाकर्दा गुनाह की सजा 10 साल तक काटी है, मैं उसका साया अपनी जिंदगी पर नहीं पड़ने दूंगी। आप कम से कम तौसीफ से इतना तो कह सकते थे कि आपका भाई कातिल नहीं है, मगर आपने तो असल बात उससे भी छुपाई। वो इस घर में आपके सामने मेरी तजलील करता रहा और आप खामोश रहे। हाँ, मैं खामोश रहा और इसलिए खामोश रहा कि इसमें भी तुम्हारे बाप की मर्जी शामिल थी। ये राज तुम्हारे बाप का मेरे सीने में अमानत है उसकी। ये दफन हो जाएगा मेरे साथ, मगर मेरी जबान पर नहीं आएगा, समझी तुम?